हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे थे। हम लोग उसी में हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के एक मेंबर को डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था पैरामीशियम। और पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन कैसा होता है, उसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कैसी होती है, ये लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग बच्चों लेक्चर 2 में जो है किसकी बात करने वाले हैं, पैरामीशियम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं कि आंतरिक रूप से पैरामीशियम होता कैसा है। हालांकि कुछ बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया रहेगा पहले से, लेकिन मौलिक तौर पर मूल तौर पर आप पूरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको पैरामीशियम की जो आंतरिक संरचना होती है उसकी पूरी जानकारी यहां पर हो जाएगी। ठीक है ना बच्चा? तो कागज कलम कॉपी ले लें जो भी पास में है और लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग जो है पैरामीशियम की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम को देखने वाले हैं कि आंतरिक तौर पर पैरामीशियम कैसा होता है। तो देखिए बताया गया है कि पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में मेनली निम्नलिखित स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। आप सभी जानते हैं कि पैरामीशियम यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, उसकी पूरी बॉडी एक सेल की बनी होती है और सामान्य तौर पर वो फ्रेश वाटर कंडीशन में जहां पर ताजा पानी जल पाया जाता है, ताजा पानी पाया जाता है, वहां पर वो जो है नॉर्मली रूप से अपनी हैबिटेट में अपने प्रवास में रहता है। इसकी आंतरिक संरचनाएं दी गई है। यहां पर हम लोग यहां पर इसके साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, जीवित कोशिका द्रव्य की बात करेंगे, इसके न्यूक्लियस की बात करेंगे, केंद्रक की बात करेंगे बच्चों, फूड वैक्यूल्स की बात करेंगे, खाद्य जो रिक्तिकाएं होती हैं उनकी बात करेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की बात करेंगे, संकुचनशील रिक्तिकाएं जिनको कहते हैं, साइटोस्टोम की बात कहेंगे जिसको साइटोफेरिंक्स भी कहते हैं हम लोग, ट्राइकोसिस्ट की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे और साइटोप्रोक्ट की बात करेंगे या फिर इसको एनल पोर भी कहा जाता है। तो इन हेडिंग्स जो भी यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखें, सबसे पहले हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करेंगे कि पैरामीशियम देखिए आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं पैरामीशियम का, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, कोशिका द्रव्य कैसा होता है पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है, यानी कि पैरामीशियम में जो कोशिका द्रव्य होता है वो दो भागों में डिवाइड रहता है। पहला जो भाग होता है वो उसको कह देते हैं एक्टोप्लाज्म और दूसरा जो भाग होता है उसको कह देते हैं एंडोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम लोग एक्टोप्लाज्म की बात करेंगे। क्या होता है एक्टोप्लाज्म? एक्टोप्लाज्म का इंटरनल एक्सटर्नल थिन ट्रांसपेरेंट पार्ट एक्टोप्लाज्म कहलाता है, जो क्लीन एंड डेंस पार्ट के रूप में होता है। इसमें प्रोटो ट्राइकोसिस्ट व कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यानी कि एक्टोप्लाज्म जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म के फॉर्म में होता है, पतला भाग होता है, पतली लेयर के रूप में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि आर पार दिखाई देता है, और उसी को हम लोग एक्टोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म का पहला फॉर्म होता है, पहला फॉर्मेट होता है। इसको अगर हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा तो हमको दिखाई देता है कि ये बिल्कुल क्लीन होता है, डेंस होता है, घना होता है, इस तरह का हमको ये दिखाई देता है बच्चों। अभी अगर हम लोग स्ट्रक्चर में देखने की बात करें इसकी, तो देखिए ये जो साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, ये देखिए साइटोप्लाज्म जो है यहां पर
साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड है। तो ये देखिए आपको ये जो भाग आपको गाढ़ा गाढ़ा डार्क ब्लू कलर का जो पार्ट पूरा दिख रहा है, ये डार्क ब्लू कलर का ये जो भाग बच्चों दिख रहा है, ये वाला है ना, ये बिल्कुल पेलिकल के जस्ट नीचे वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये क्या है, यही है आपका एक्टोप्लाज्म। और एक्टोप्लाज्म क्या है, एक पतली लेयर के रूप में चारों तरफ पाया जाता है। ये जो लेयर होती है बाहर की ओर, इसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल के जस्ट नीचे जो भाग होता है उसको कह देते हैं एक्टोप्लाज्म। ये पतली लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, घना होता है, और ये एक्टोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है ना बच्चा। आगे हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा है बच्चा, तो दूसरा पार्ट है यहां पर एंडोप्लाज्म। क्या होता है एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का इंटरनल ग्रेनुलर पार्ट एंडोप्लाज्म होता है, जिसमें न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्म, आप लोग जानते हैं कि सेल में साइटोप्लाज्म तो होता ही है, पूरा सेल साइटोप्लाज्म से कवर्ड रहता है। तो उसमें जो एंडोप्लाज्म है वो बड़े अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, और कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है, दानेदार होता है, और इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया है आपका, फूड वैक्यूल्स हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो गई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, और अन्य जो सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं वो वहां पर पाए जाते हैं एंडोप्लाज्म में। तो अभी हम लोग डायग्राम में जैसे देख रहे थे बच्चों कि ये हम लोगों ने देखा है कि ये वाला जो पार्ट था, ये बाहर वाला, ये पतली लेयर के रूप में, ये तो एक्टोप्लाज्म हो गया बच्चा। और ये जो पूरा भाग, ये ज्यादा कम जो डार्क वाला ब्लू वाला, ये वाला जो पूरा भाग है बच्चों, ये जो कम डार्क वाला जो भाग है पूरे सेल में, ये क्या कहलाता है, ये एंडोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्म कहलाता है। तो आंतरिक भाग जो होता है साइटोप्लाज्म का, उसको एंडोप्लाज्म कह देते हैं, और बाहर एक पतली लेयर के रूप में जो साइटोप्लाज्म का भाग होता है उसको एक्टोप्लाज्म कह देते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म कंप्लीटली बना लेते हैं। ठीक है ना बच्चा, साइटोप्लाज्म कंप्लीटली किससे मिलकर बना होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से मिलकर के बना होता है। तो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गई इसकी इंटरनली। दूसरी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे हम लोग। दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी है, दूसरी है बच्चों न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। केंद्रक आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए, क्योंकि केंद्रक क्या करता है, किसी भी सेल की बहुत सारी, लगभग सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गेनल होता है। देखिए बताया गया है कि पैरामीशियम एक हेटेरोकैरियोन प्रोटोजोन होता है, अतः इसकी प्रत्येक सेल में 2 डिफरेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। हेटेरोकैरियोन का मतलब क्या होता है कि पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस अलग अलग साइज के, अलग अलग साइज वाले जो न्यूक्लियस होते हैं वो पैरामीशियम में देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और उनका साइज जो है, आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। तो कौन से होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस बच्चा, दूसरा होता है माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस लार्ज एंड किडनी शेप्ड होता है। इसकी हेल्प से मेनली मेटाबॉलिक, स्टोमेटिक एंड रीजनरेशन जैसी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं। यानी कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, तो बड़ा केंद्रक। तो ऐसा केंद्रक जो अपने साइज में बड़ा होता है, किडनी के तरह होता है, किडनी के आकार का होता है, और इसमें मेनली क्या होता है बेटा, ये मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि पाचन से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उनमें हेल्प करता है, रीजनरेशन से संबंधित जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें हेल्प करता है, और सोमेटिक जो उसकी बॉडी होती है उसकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। तो देख लेते हैं मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है बच्चा। देखिए इसमें, देखिए आपको यहां पर 2 न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे होंगे। कहां पर न्यूक्लियस बच्चा है, तो देखिए ये न्यूक्लियस वाला भाग है ना न्यूक्लियस। इसमें 2 न्यूक्लियस है, एक मैक्रो है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है।
मैक्रो न्यूक्लियस बच्चों ये वाला है और माइक्रो न्यूक्लियस ये वाला है। तो मैक्रो न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये वाला जो न्यूक्लियस है बच्चों वो कौन सा है, मैक्रो न्यूक्लियस है, यानी कि बड़े साइज का न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है, सोमेटिक एक्टिविटीज में, रीजनरेशन एक्टिविटीज में हेल्प करता है और साइज में बड़ा होता है बच्चों, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा कौन सा है, माइक्रो न्यूक्लियस जो है, माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है बच्चा, माइक्रो न्यूक्लियस स्मॉल व नॉर्मली स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब बच्चों गोलाकार होता है। यह रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस के रूप में कार्य करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कराने में, जनन को कराने में हेल्प करता है, मदद करता है। कॉन्जुगेशन के समय जेनेटिक एक्सचेंज और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो बेटा माइक्रो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, छोटा केंद्रक जो होता है वो गोलाकार होता है, रिप्रोडक्शन में मेनली हेल्प करता है, जनन में हेल्प करता है। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके अभी कि पैरामीशियम में एक रिप्रोडक्शन होता है कंजुगेशन मेथड के द्वारा, उसमें मदद करता है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है। कहने का मतलब डायरेक्टली तौर पर ये जनन में मदद करता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग अभी देखेंगे कि ये देखिए, ये नॉर्मली कैसा होता है बच्चा, ये नॉर्मली जो है स्फेरिकल शेप का, हमको गोलाकार शेप का हमको दिखाई देता है ये, ठीक है ना, गोलाकार होता है माइक्रो न्यूक्लियस और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों फूड वैक्यूल्स के बारे में। फूड वैक्यूल्स के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं, यानी कि खाद्य रिक्तिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं, ये बात हम लोग बच्चों करने वाले हैं, ठीक है ना। खाद्य रिक्तिकाएं कैसी होती हैं, फूड वैक्यूल्स क्या होती हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं इसको। देखिए क्या बताया गया है कि साइटोप्लाज्म में फूड मेनली साइटोस्टोम द्वारा ग्रहण किया जाता है। फूड के अंदर आने के बाद फूड वैक्यूल्स बनती हैं, फॉर्मेट होती हैं, जो एक डेफिनाइट मार्ग से घूमती हैं, यानी कि मूवमेंट करती हैं, जिसे साइक्लोसिस कहते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है किसी भी पैरामीशियम का, उसमें जो फूड होता है, फूड बाहर से आता है, वो साइटोस्टोम, नाम याद रखिएगा बच्चों कि पैरामीशियम में जो फूड आता है वो किसके द्वारा आता है, साइटोस्टोम के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, साइटोस्टोम के द्वारा एंटर करता है बच्चों बॉडी के अंदर। साइटोस्टोम के द्वारा जब अंदर जब भोजन अंदर आ जाता है, तब आने के बाद में, जब वो अंदर आने के बाद में जब क्या होता है, उसके द्वारा फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फूड पहले अंदर आता है साइटोस्टोम के द्वारा, उसके बाद में फूड वैक्यूल्स बनने लगती हैं उसके अंदर, और ये जो फूड अंदर आता है वो एक स्पेसिफिक तरीके से मूवमेंट करता है, घूमता है, उसको साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है ना, साइक्लोसिस कहा जाता है। आगे देखिए क्या बताया गया है, ये डिफरेंट शेप एंड व साइज वाली होती हैं, यानी कि जो फूड वैक्यूल्स होती हैं उनका जो आकार या आकृति जो होती है वो अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की होती है। अधिकांशतः ये स्फेरिकल होती हैं, कि नॉर्मली तौर पर जो फूड वैक्यूल्स होती हैं वो गोलाकार होती हैं, लेकिन इनका साइज और शेप अलग अलग भी हो सकता है। फूड वैक्यूल्स के भीतर फूड का डाइजेशन होता है तथा उपयोगी पदार्थों का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके पश्चात वेस्ट मटेरियल बनते हैं जो एनल पोर के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यानी कि क्या होता है, फूड अंदर आता है, फूड वैक्यूल्स बनती हैं, फूड वैक्यूल्स अलग अलग शेप साइज की हो सकती हैं, नॉर्मली गोलाकार होती हैं, और जब फूड अंदर आ जाता है तो ये जो फूड वैक्यूल्स होती हैं ये अपने अंदर फूड को लेती हैं और ये क्या करती हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती हैं, पचाने का काम करती हैं। पचाने पर क्या होता है, बहुत सारी जो न्यूट्रिटिव चीजें होती हैं जो उसके पोषण के लिए जरूरी होती हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, और उसके बाद में कुछ वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं। किसके द्वारा, एनल पोर के द्वारा, एनल पोर के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फूड वैक्यूल्स जो है पाई जाती हैं। कहां पर हैं देख लेते हैं स्ट्रक्चर में।
ये देखिए ये वाला जो भाग है इसको कह देते हैं साइटोस्टोम, ये यहां पर होता है, ठीक है ना। यहां से भोजन जो है बच्चों अंदर आता है, साइटोस्टोम से अंदर आता है और उसके बाद में फूड वेक्यूल्स अंदर फॉर्मेट होने लगती हैं। ये देखिए कई सारी अलग अलग शेप साइज की फूड वेक्यूल्स बनती हैं। इनके अंदर जब भोजन पहुंचता है तब भोजन का डाइजेशन होता है, पचता है भोजन, जो जरूरी चीजें होती हैं वो अवशोषित कर ली जाती हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल जो इनमें बनता है वो यहां से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको साइटोप्रोक्ट कहते हैं। इसी को बच्चों एक नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? एनल पोर। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एनल पोर, ठीक है, एनल पोर कहा जाता है। आगे देखिए बात करेंगे बच्चों, आगे क्या बात करनी है? आगे हमको बात करनी है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में। क्या होती हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं संकुचनशील रिक्तिकाएं। यानी कि नॉर्मली पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं, यानी कि 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं जो एंटीरियर व पोस्टीरियर रीजन में अरेंज रहती हैं। प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के चारों ओर 6 से 10 यानी कि 6 to 10 लॉन्ग थिन रेडियल कैनाल्स अरेंज रहती हैं। यानी कि किसी भी पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यानी कि संकुचनशील रिक्तिकाएं देखने को मिलती हैं। एक अपर साइड में एंटीरियर पार्ट में होती है, एक लोअर साइड में पोस्टीरियर पार्ट में होती है और इनके चारों ओर यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के चारों ओर रेडियल कैनाल्स लगी होती हैं। वो क्या करती है, उनका भी एक स्पेसिफिक कार्य होता है, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए क्या बताया गया है, इसका मुख्य कार्य ऑस्मो रेगुलेशन करना होता है। ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया में वाटर सेल्स में लगातार वाटर जो है सेल्स के अंदर लगातार प्रवेश करता है, आता रहता है तथा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स द्वारा एक्स्ट्रा वाटर बाहर भी इस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। रेडियल कैनाल्स वाटर को साइटोप्लाज्म से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। अब ये जो बात है बच्चों, अभी हम डायग्राम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या बात बच्चों की जा रही है। एक एक बात हम लोग अभी सारी बात डिटेल में समझ जाएंगे कि क्या बात बच्चों हम लोगों को करनी है और क्या बात हो रही है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं उनकी संख्या 2 होती है। एक एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये जो दो होती है, एक ये होती है यानी कि ये वाली जो होती है वो एंटीरियर वाली होती है और एक होती है पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी कि ये वाली जो है वो क्या है, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। ये क्या होती है बच्चों, ये देखिए इसके चारों ओर ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर बिल्कुल न्यूक्ली जो होती हैं, थिन होती हैं, स्ट्रक्चर्स ऐसी पाई जाती हैं, इनको कह देते हैं रेडियल कैनाल्स। क्या कह देते हैं? इनको कहा जाता है बच्चों रेडियल कैनाल। इनको कह देते हैं रेडियल कैनाल्स। तो ध्यान रखिए ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं यानी कि परासरण का काम करती हैं। अब क्या होता है परासरण? परासरण बच्चों क्या होता है, पैरामीशियम में क्या होता है, यहां पर ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती है इसकी जो रेडियल कैनाल्स होती हैं वो साइटोप्लाज्म से भी जुड़ी होती हैं और बाहर भी कनेक्टेड होती हैं। तो यहां पर जो पैरामीशियम के बाहर जो वाटर होता है, भाई वाटर तो प्रेजेंट होगा ही, यहां बाहर क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। ये वाटर अंदर किसके द्वारा जाता है बच्चों, इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की एक्टिविटी के कारण क्या होता है, बाहर का जो जल होता है वो अंदर लगातार जाता रहता है। यानी कि वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा परासरण यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया है, तो ज्यादा जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर आ गया है वो भी इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब पानी की जरूरत होती है तो ये नॉर्मल स्टेज में होती है, पानी अंदर लेती रहती है और फूल जाती हैं, तब पानी अंदर आता है और अंदर जो है ये पानी डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती हैं यानी कि अंदर जरूरत के अनुसार पानी दे भी देती हैं।
जब एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी होता है तो ये फूली हुई होती हैं, तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ने की कोशिश करती हैं और पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और इस कारण इनका जो कनेक्शन होता है बाहरी सरफेस से भी होता है बच्चों। भाई इनका कनेक्शन कहां पर होता है बच्चों, बाहरी सरफेस से भी होता है। इनका कनेक्शन कहां से होता है, बाहरी सरफेस से होता है। ये देखिए इसकी कुछ रेडियल कैनाल्स यहां से भी जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो दो होती हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, ठीक है ना बच्चा। आगे बात करेंगे, आगे हमको क्या बात करनी है, आगे एक नाम दिया गया है साइटोस्टोम या साइटोफेरिंग्स। क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि क्या बात की थी बच्चों अभी हम लोगों ने, कि जो साइटोस्टोम होता है, साइटोस्टोम को पैरामीशियम का सेलुलर माउथ कहते हैं, जिसके द्वारा फूड पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आते हैं। यानी कि ये मैंने अभी बताया था आपको कि ये वाला जो भाग होता है, कौन सा, ये वाला साइटोस्टोम, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। ये जो भाग है ये होता है साइटोस्टोम, यहां पर एक पोर होता है, इसी के द्वारा भोजन अंदर जाता है, इसी को साइटोस्टोम या साइटोफेरिंग्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्या करता है, मोस्टली बाहर से भोजन को अंदर लाने में हेल्प करता है, ठीक है ना बच्चा। आगे देखिए क्या बताया गया है, एक नाम दिया गया है ट्राइकोसिस्ट। क्या होती है ट्राइकोसिस्ट, तो देखिए बताया गया है कि ट्राइकोसिस्ट एक्टोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जो स्पाइंडल शेप्ड होते हैं, इनमें स्टिमुलस मिलने पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकल सकते हैं। उन्हें मुख्यतः डिफेंस और अटैचमेंट में सहायक माना जाता है। यानी कि ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं बच्चों, ये देखिए ट्राइकोसिस्ट यहां पर पाया गया है, ये देखिए ट्राइकोसिस्ट है बेटा यहां पर। ये ट्राइकोसिस्ट जो है, ये जो एक्टोप्लाज्म जो बाहरी लेयर होती है साइटोप्लाज्म की, उसी के अंदर मर्ज होता है ऐसे ऐसे, ये यहां पर ऐसे ऐसे छोटा छोटा मर्ज होता है यहां पर। और ये कैसी संरचना होती है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये स्पाइंडल शेप्ड संरचना पाई जाती है। और ये क्या होता है, जब किसी भी प्रकार की स्टिमुलस मिलता है पैरामीशियम को, यानी कि कोई अटैक होता है या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तब ये अपने अंदर से एक थ्रेड लाइक एक धागे के समान संरचना, यानी कि वो थोड़ी सी चिपचिपी होती है, वो बाहर निकालता है, जिसके कारण ये क्या करता है, डिफेंस का काम करता है पैरामीशियम के लिए, पैरामीशियम को बचाने का काम करता है, पैरामीशियम को किसी सरफेस के साथ में जोड़ने का भी काम करता है, जिसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। और ये एक्टोप्लाज्म के साथ में यहां पर मर्ज होता है पूरी सरफेस पर, आउटर सरफेस के आसपास में यहां पर ऐसे पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए बात करते हैं, आगे क्या बात करनी है, इसमें जो है क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एंडोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी का निर्माण करते हैं और पैरामीशियम की विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पैरामीशियम में भोजन आ रहा है, उसका डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन के बाद में क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, जो उसकी डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, सोमेटिक एक्टिविटीज हैं, और जो अन्य एक्टिविटीज हैं, उनको कराने में वो एनर्जी यूज हो जाती है जो भोजन से प्राप्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एक और नाम यहां पर दिया गया बच्चों, साइटोप्रोक्ट या फिर एनल पोर। क्या होता है, यह अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को शरीर के बाहर निकालने का स्थान है, इसलिए इसे पैरामीशियम का सेलुलर एनस भी कहा जाता है या कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखिए, ये जो संरचना आपको यहां पर बच्चों दिख रही है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्रोक्ट या एनल पोर। इसको क्या कहते हैं, एनल पोर। इसको एनल पोर भी कहते हैं और साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। ये यहां पर क्या होता है, इन बैक्वल्स में जो फूड का डाइजेशन हो रहा है, इसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ बनता है या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहता है, तो
तो वो क्या होता है, इस वाले छिद्र वाले भाग से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, इसको साइटोप्रोक्ट या एनल पोर कहते हैं, एनल छिद्र के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है ना बच्चा, तो इस तरह से आपका क्या होता है, एक पैरामीशियम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहां पर कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप आप सभी को एक एक बात क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखें, इसकी भी सारी सीरीज एक एक करके आ जाएंगी। टाइम जरूर लगेगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिनको भी देखना होता है व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके लिए लगातार मेहनत जारी है और इसी तरीके से मेहनत जारी रहेगी। और आपके लिए ही ये मेहनत है, आपसे ही हम हैं और हमसे ही आप हैं, तो हम सब एक दूसरे से हैं, है ना। तो हम लोग आपस में मिलकर के सारी चीजें सिक्योर करने वाले हैं, एक बढ़िया फ्यूचर बनाने वाले हैं, जिससे कि हम लोग एक बढ़िया तरीके से अपनी एक रेगुलर मैनर में सारी चीजों को तैयार कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ध्यान रखें, अपना लाइक शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दें बच्चों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चा। ठीक है ना, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में।